बाल छोड़ दो, ऐसे ऐसे करना बंद करो। ऐसा लगता है कुत्ती की पूंछ सीधी कर रही है। नहीं ये कम घर में बैठे होकर कर दगा जालू तो फिर अपना करे लगे कर कर नहीं, ये तो हम यहाँ सिखावत है। अब तक जो चीज नहीं हुई वही हम सिखा रहे हैं, कुत्ते की दुम सीधी करना। हुई कभी जी अब तक आदित्य बेटा? कोई कर नहीं पाया, साइंस नहीं कर पाया। हाँ आदित्य नहीं, आदित्य कुत्ते की पूंछ सीधी कुत्ता को सीधा कर देगा। चलिए मेरे बच्चों आइए, हम आज तक क्या पढ़ने वाले हैं? आज हमारे पास श्वसन तंत्र का तीसरा दिन है ना। बायोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं श्वसन तंत्र तथा रिस्पिरेटरी सिस्टम। हमने कहां तक पढ़ लिया था याद करिए? हमने पढ़ लिया था नसा कपाट तक, है ना। आइए फिर एक बार फिगर को देखते हैं और फिगर के में सारे पार्ट को एक बार फिर डिवाइन करेंगे, ठीक ना। चलिए, श्वसन तंत्र, ठीक है, ऐसे ही होता है ना, जैसे भी। चलिए। क्या पढ़ना था हमें? चलिए आज हमारे पास कौन सी क्लास है बाबू? सेकंड की थर्ड? थर्ड क्लास। क्या क्या हमने पढ़ा था एक बार देखेंगे। ठीक है, याद रखिए यहाँ पे पहली संरचना क्या थी बाबू? पहली नसा छिद्र, दूसरी नसा कपाट या नसिका कपाट भी हम कह रहे थे, है ना। नसा कपाट, यहाँ पे हमारे पास फायरिंग्स था, इसके नीचे लायरिंग्स था, है ना। और यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद था बाबू? ट्रेकिया। अभी हमने कहां तक बता दिया है? नसा कपाट तक, है ना। फिर उसके बाद दो भागों में जो ये बटा था उसको हम बोलते थे ब्रोंकाई, यह हमारे पास पांचवा था। छठवां क्या था? ब्रोंकाई, है ना। जब इसको हमने भागों में बांट दिया छोटे छोटे नलिकाओं में, तो ये हमारे पास क्या हो गया? ब्रोंकियोलेस, ब्रोंकियोलेस, ठीक ना। और जब इसको हम छोटे छोटे गोलेकार लोब में बांट दिया ना, तो इसको हमने क्या कहा बाबू? वैसे तो लोब नहीं कहेंगे मेरे बच्चों, क्योंकि हमारे पास हार्ट के दो चेंबर, दोनों चेंबरों में लोबों की संख्या क्या होती है? लोब मतलब होता है छोटे छोटे कोष्ठकों में बटी हुई संरचना, ठीक ना। ये हमारे पास क्या हो गया? हार्ट की संरचना। ये हमारे पास 8वीं नंबर की संरचना जिसको एलवियोली बोलते हैं। एलवियो, क्या बच्चों हम यहां तक पढ़ लिए थे? इतना तक कि हमने नसा छिद्र और नसा कपाट पढ़ लिया था ना। नसा छिद्र और नसा कपाट क्या कर लिया था? पढ़ लिया था। हमारे पास था फायरिंग्स। क्या था बाबू? फायरिंग्स। आइए थोड़े से हम फायरिंग्स के बारे में जानेंगे, ठीक ना। ठीक ना।
चलिए, फायरिंग्स। यह हमारे पास फायरिंग्स में कुछ ज्यादा विशेष कार्य नहीं है। इसकी संरचना मेरे बच्चों ग्रास नली जैसी होती है। किस जैसी होती है? ग्रास नली, इस भाग जैसा। ठीक है, कोई बात नहीं, इन्वर्टर काम करेगा। ये इन्वर्टर सिर्फ बल्ब जलाता है। आइए, हमने कहा था फायरिंग्स का कोई विशेष कार्य नहीं है। बस यह फायरिंग्स मेरे बच्चों ना ग्रास नली से जुड़ा हुआ भाग होता है, जो निचले हिस्से लायरिंग से जाके क्या होता है? जुड़ा होता है। देखिए, फायरिंग्स का निचला हिस्सा किससे जुड़ा है? लायरिंग से। तो फायरिंग्स का कोई विशेष कार्य नहीं है, बस यह एक वैसी नलिका है बाबू। हम इसमें छोटा सा एक बात लिख देते हैं, यह एक ऐसी नलिका है, एक ऐसा ट्यूब है जो भोजन और ऑक्सीजन दोनों को बहाने के लिए एक ही साथ उत्तरदायी होता है। भोजन को भी लेकर जाता है यही नलिका, फायरिंग्स वाली, और ऑक्सीजन को भी यही लेकर जाता है। यही वजह है मेरे बच्चों ना कि जब आप लोग ना पानी पीते हो ना, तो लगातार नहीं पी पाते हो, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की भी जरूरत है और प्यास की भी बुझानी है। तो मेरे बच्चों छोटे छोटे टुकड़ों में घोट घोट कर कर पानी जाता है, क्योंकि उस घोट के गैपिंग में जो जाता है वो ऑक्सीजन होता है। पानी पिया एक घोट, फिर उसका दूसरा घोट किया, और उस दोनों घोट के बीच में जो गैपिंग था वो क्या था? वायु। वायु किसके रूप में था? ऑक्सीजन के रूप में। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? भोजन भी आप इसी तरह से करते हैं। क्या लगता है कि जैसे मशीन में धान दरा रहा है वैसे डाल दिया जाए, एक तरफ से डाल दिया एक तरफ से निकलता रहे? मर जाए कि नहीं मर जाएगा आदमी? क्योंकि ऑक्सीजन जाइए नहीं रहा है। इसलिए हमारे पास इसका कोई विशेष कार्य नहीं है, पर कहेंगे यह वह नलिका है, ग्रास नली की बाबू, जिसमें भोजन और क्या चीज? ऑक्सीजन दोनों साथ में जाते हैं, एक एक करके छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होके। इसलिए पानी को आप लगातार एक ही साथ डालेंगे और हरक्का से नहीं गिर जाएगा, जैसे बाल्टी से कुरा दीजिए खड़खड़ा के जाएगा या गिर जाएगा, नहीं, धीरे 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 करके जाएगा। बात समझ में आई क्या? तो कहेंगे यह नलिका कैसी है? यह भोजन प्लस O2 ना, दोनों के लिए उत्तरदायी है। दोनों के लिए क्या है बाबू? ठीक ना, फायरिंग्स। इसके अगला वाला भाग हमारे पास आता है बाबू, हम इसके बारे में थोड़ा बेहतर पढ़ेंगे, लायरिंग्स। यह हमारे पास एक बेहतरीन पार्ट है। हमारे श्वसन तंत्र का सबसे बेहतर पार्ट कौन सा है बाबू? लायरिंग्स, जो जस्ट फायरिंग के नीचे उपस्थित होता है। और फायरिंग्स नसा का पार्ट, और लायरिंग से फायरिंग्स जुड़ा होता है। और लेकिन लायरिंग्स हमारे पास ट्रेकिया के बाद उपस्थित एक भाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लायरिंग्स। ट्रेकिया में और एक भाग होता है बाबू, जिसे एक हम वाल्व कहते हैं, एक द्वार कहते हैं, जो एक ही तरफ खुलता है। भोजन करेंगे तो भोजन वाली नलिका की तरफ खुल जाएगा, और सांस लेंगे तो सांस वाली नलिका की तरफ क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। समझ में आई बातें? जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इकोग्लोटिक्स या इपीग्लोटिक्स कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास लटका हुआ भाग जो गर्दन में छोटा सा यहाँ से मुंह खोलने पर दिखता है ना, उसे टाउंसिल कहते हैं। क्या कहते हैं? टाउंसिल। और हमारे पास ट्रेकिया में उपस्थित एक भाग है, जो एक द्वार का काम करता है, वाल्व का काम करता है, जो या तो फेफड़े की तरफ हवा को खोलेगा, या तो भोजन को किसकी तरफ खोल देगा? ग्रास नली की तरफ, पाचन तंत्र की तरफ जाने के लिए छोड़ेगा। एक ही बार में दोनों नहीं कर सकता। गलती से दोनों काम करेगा तो उसके लिए दूसरी संरचना बनेगी। तो आइए उसके बारे में नहीं, बल्कि हम किसके बारे में देखेंगे अभी? लायरिंग्स के बारे में। देखिए, लायरिंग्स मेरे बच्चों ना 9 छोटे छोटे भागों में बटा होता है। कितने पार्ट होते हैं लायरिंग्स के? 9 भाग होते हैं। और अलग अलग भाग से अलग अलग वॉइस आती है, आवाज आती है। और आवाज को तोड़ मड़ोड़ कर एक स्वर में पिरो देना, एक भाषा में पिरो देना ही हमारी जबान, जीवा या मुंह का भाग कहलाता है। पर आवाज जो निकलती है बाबू ना, वह कहां से निकलती है? लायरिंग्स से। कहां से निकलती है? तो लायरिंग्स के कितने छोटे छोटे भाग होते हैं बाबू? 9।
इसे एक्चुअल में हम अंग्रेजी में वॉइस बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बात समझ में आई क्या? क्या बोलते हैं बाबू? वॉइस बॉक्स। एक बात और समझिए ना, हमारे पास जो यह संरचना है यहां से यहां तक किसकी? लायरिंग्स की। किसकी संरचना है बाबू? लायरिंग्स में मेरे बच्चों ना, एक्चुअल में हमारे गर्दन की लायरिंग्स वाली संरचना में एक तरह की हड्डी उपस्थित होती है, जो एक्चुअल में हड्डी नहीं बल्कि कार्टिलेज से बना हुआ एक तरह का टिश्यू है। क्या है बाबू? एक तरह का टिश्यू, जिसे हाइलिन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? इस टिश्यू को क्या कहते हैं? हाइलिन। देखिए, एक्चुअल में हमारे शरीर की पूरी हड्डियां कार्टिलेज किससे बनी होती है? टिश्यू से। लेकिन मेरे बच्चों ये अभी टिश्यू से बना है, लेकिन उस टिश्यू का नाम है हाइलिन। क्या नाम है? बल्कि यह हड्डी नहीं बल्कि क्या है? कार्टिलेज है। क्या है? कार्टिलेज मेरे बच्चों हड्डी जैसी एक संरचना होती है, पर मांसपेशी से मजबूत और हड्डी से हल्की होती है और फ्लेक्सिबल होती है। लचीलापन कान में उपस्थित है। कान में उपस्थित है ना? और हमारे शरीर के अन्य भागों में क्या है? उपस्थित है। चिकन उकन खाते होंगे तो जरूर देखते होंगे, है ना? चिकन में हमारे चिकन में किसमें उपस्थित होती है? उसके चेस्ट वाले भाग में उपस्थित होती है ज्यादा मात्रा में, जहां से बोनलेस चिकन निकाला जाता है। बोनलेस मतलब हड्डी, बिना हड्डी वाला चिकन। सुनिए, हमारे इस नली में ना लायरिंग्स, किसके? लायरिंग्स के नीचे और ट्रेकिया के जस्ट ऊपर क्या पाया जाता है? हाइलिन नामक टिश्यूज पाया जाता है, जो किसका बना होता है बाबू? किसका बना होता है बाबू? कार्टिलेज। किसका बना होता है? कार्टिलेज। नहीं समझ में आए तो ये समझिए, कान जैसे फ्लेक्सिबल करता है ना, कान भी किस चीज का बना है? कार्टिलेज। कान के अंदर वॉइस वाले पर्दे पर जहां आवाज टकरा के हमें फील होता है ना, वहां छोटी सी हड्डी पाई जाती है, इतना छोटी सी। वो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? पर कान के ऊपरी वाले भाग पर कोई हड्डी, कान की पूरी संरचना किससे बनी है? हम आपको बता देना चाहते हैं कि यह कान बाहर की तरफ है, और सूतने में, दबाने में, कोई खींच दे, उखाड़ने में भी मदद करता है, कान सीधा करने में। इसलिए भगवान ने इसको कार्टिलेज का बनाया। हड्डी का बना देता ना, डंडा से मार के तोड़ देता सब। समझ में बात है? हड्डी से बनाएगा, थोड़ी मोटी संरचना पतली बना देगा, इधर करके उखाड़ लेगा, हड्डी टूट गई जा। हर बार हर 2 महीने में कान प्लास्टर कराना पड़ेगा। प्लास्टर कराना पड़ेगा ना, तो पा जाएगा। कार्टिलेज का है, मोड़ दो ऐसे ऐसे पूरा, कोनो दिक्कत नहीं है, फिर से उसी जगह पे क्या हो जाएगा? उसी तरह से हमारे पास ट्रेकिया और लायरिंग्स के बीच में कुछ इस तरह से संरचना पाई जाती है, जो हाइलिन नामक कार्टिलेज की क्या होती है? बनी होती है। इसका कार्य क्या है? आप ही सोचिए ना। सीधे सीधे एक पतली सी पाइप ले और उसको उसी तरह से छोड़ दिया जाए, जब तक कि उसमें कुछ जा रहा है पाइप में, तब तक तो खुला हुआ है, खुला पड़ा है। जैसे ही पानी वानी जाना बंद हो जाता है, सट जाता है कि नहीं? ऐसे पूरा सट जाता है पाइप, या फिर से पाइप को प्रेशर देते हैं तब ना खुलता है। प्लास्टिक वाली पाइप खेत में जो पानी भराने वाली होती है, हमारी नसों की संरचना वैसी ही होती है। हमारी नस भी ब्लॉक कर जाती, नस भी क्या हो जाती, लेकिन मेरे बच्चों नसों में ब्लड फ्लो फ्लो करके जाता है, स्पीड होती है उसकी। हमने भोजन किया और निगल लिया, निगलने के बाद धीरे धीरे सरकते जाता है। मान लीजिए गलती से ग्रास नली बंद हो गया, चपक गया, भोजन तो चलो ढकेलते हुए चला गया, हवा किसको ढकेलेगा? खत्म हो जाता आदमी की नहीं हो जाता? तो हमारे ग्रास नली को एक संरचना फुलाकर खोल कर रखने वाली संरचना कौन देता है? हाइलिन नामक टिश्यूज। पूरी तरह से स्प्रिंग जैसा होता है, यहाँ दबाव देंगे ना, खुल जाएगा फिर से। अरे चेक ना करना रे, दबाने के चक्कर में कहीं है, आइए दब गया बस। मैं बता रहा हूँ, मैं अपना दबा के बता रहा हूँ, कस के दबा दें। हम नहीं कस कर रहे हैं, बच्चों को प्रैक्टिकल करवा दे रहे हैं। हाँ?
इसकी संरचना समझ में आ गई। यह पूरी तरह से स्प्रिंग जैसी संरचना है जो उसको पिचकाने से रोकता है ना, पचकने से क्या कर देता है, रोक देता है, ताकि वह खुला रहे हमेशा, जिससे सांस लेने में आसानी हो। लाइरिंग्स के कितने भाग, 9 भाग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। बात समझ में आई क्या? अब अगला चीज चलिए बाबू देखें हम लोग। इधर देखिए बाबू, ए बेटा आगे है ये। इसी में एक छोटा सा भाग है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी लायरिंग्स में क्या उपस्थित है बता दीजिए तो। लायरिंग्स में क्या उपस्थित है, लायरिंग्स में एक छोटा सा भाग उपस्थित है जिसे हम लोग बोलते हैं इकोग्लोटिक्स। क्या बोलते हैं, इपीग्लोटिक्स, एपीग्लोटिक्स। ये बेटा इधर देखिए, यह एक प्रकार का डोर है, डोर मतलब दरवाजा है ना। ये बेटा लोग सुनिए, ट्रेकिया से जस्ट ऊपर ना, ट्रेकिया से कहा, जस्ट ऊपर मेरे बच्चों लायरिंग के पास ना एक तरह का दरवाजा पाया जाता है जो एक ही दिशा में खुलता है। यहां से मेरे बच्चों ना समझिएगा, यह जो हमारे पास हिस्सा है ना, यह बाद में आकर किसमें बट गया है, किसमें बट गया है, यहां से एल्वियोली हो गया, ट्रेकिया हो गया, और यह हो गया हमारे पास ब्रोंकाई। इसके जस्ट ऊपर हमारे पास एक दरवाजे जैसी संरचना है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एपीग्लोटिक्स। देखिए इसका कार्य क्या है, यह हमारे फेफड़े और ग्रास नली, फेफड़े की नलिका और ग्रास नली दोनों से आपस में क्या होता है, जुड़ा होता है। भोजन जब जाता है ना तो ऑटोमेटिक सिग्नल द्वारा, ऑटोमेटिक सिग्नल नहीं बल्कि हमारे ब्रेन का एक पार्ट है जो इसको रोक के रखता है या बताता है कि क्या करना है, उसका नाम है मेंडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला, हाँ मेडुला ऑब्लंगाटा हमारे ब्रेन का एक पार्ट है जो अनैच्छिक क्रियाओं को करने के लिए उत्तरदायी होता। अनैच्छिक क्रिया मतलब जो आपकी इच्छा से नहीं हो रही है, आप जब चाहो इकोग्लोटिक्स को खोल दो, जब चाहो इपिग्लोटिक्स को बंद कर दो, काम खत्म हो जाएगा, है ना। तेकर मतलब जब चाहे तब हिचकी लिया लेंगे जी, समझिए। ले आने का कोशिश कर रहा है कुछ लोग, हिचकी लिया रहा है, अरे गधा क्या बताए तू लोग शर्मसार कर देगा रे। यह ना एक ही दिशा में खुलता है, ब्रेन के किस पार्ट से कंट्रोल होता है वो, मेडुला ऑब्लंग। यहां से सिग्नल मिलता है ना कि भोजन जा रहा है ना, तो भोजन के रास्ते को खोल दो, फेफड़े के रास्ते को क्या कर दो, बंद कर दो। एक ही ट्यूब है, मान लीजिए ये वाला, ये दो नलिकाएं हमारे पास है ना, दो नलिकाएं, मान लीजिए बीच में ऐसे खड़ा हुआ है ना। अगर मान लीजिए ये वाला ब्लू वाला हमारे पास भोजन की नलिका है और ये वाला ऑक्सीजन की है। अगर भोजन आएगा तो ऑक्सीजन वाले को क्या कर देगा, भोजन वाले में खाना चला जाएगा, और अगर ऑक्सीजन आएगी तो किसको बंद कर देगा, भोजन वाले को बंद कर देगा। बात समझ में, फिर ऑक्सीजन किस में चल गई, ऑक्सीजन वाली नलिका। इसके लिए मेरे बच्चों जब भी आप भोजन करते हैं ना तो पूरे कॉन्स्टेंट मोड से करते हैं। अब सुनिए, जब झटके से प्यास बहुत जोर से लगती है और आप झटके से पानी पीते हो ना, अगर थक हार के या दौड़ के आते हो ना बाबू, तो मेरे बच्चों ना हमारा यही इपोग्लोटिक्स ठीक काम करता है, लेकिन कंफ्यूज कौन हो जाता है, मेडुला ऑब्लंग, ये कंफ्यूज हो जाता है। ये सुनिए क्या करता है, इसलिए कंफ्यूज होता है बाबू ना कि कंफ्यूज समझ ही नहीं पाता कि ऑक्सीजन है कि पानी, और आप घटर घटर पानी चापे हुए है ना। बंद करना था इस ब्लू वाली नलिका को, क्योंकि इस पानी तो इसी वाले में जाएगा जिसमें भोजन जाएगा। आप ऑक्सीजन भी ले रहे हैं,
अब क्या करेगा, कहेगा ऑक्सीजन आ रही है, कंफ्यूजन है, पानी भी साथ में आ रहा है। भोजन वाले को बंद कर दिया, पानी और ऑक्सीजन किस में चला गया, फेफड़े वाले में। किस में चला गया, फेफड़े को पानी की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ किसकी हवा है। जोर से फेफड़ा धक्का लगाएगा, अरे आ गया रे हमारे पास, तुरंत अब फेंकेगा वापस, और जब फेंकेगा वापस ना, फरफरा के बौरे निकलेगा और सुरसुड़ी चढ़ जाएगा। पानी पीने के बाद सुरसुड़ी चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है, और इतना खतरनाक चोट लगता है इसके अंदर वहां ना कि ऐसा दर्द करने लगेगा, लाइक कांटा चुभ गया है पनिया से, और थोड़ी देर तक सीना उना मलने लगेगा, ई का हो गया, ई का हो गया। हड़बड़ा के पानी पीना। कभी कभी किसी की याद में डूबे रहते हैं ना, तब भी मेंडुला ऑब्लंगाटा कंफ्यूज हो जाता है, समझ में बात है, क्योंकि इसे ही सिग्नल भेजना है अनेक क्रियाओं के लिए। जब यह कंफ्यूज हो गया तो यह कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा, भोजन किस रास्ते भेजना है और ऑक्सीजन किस रास्ते, किसके रास्ते भेज देता है, ऑक्सीजन के ही रास्ते भोजन को भी भेज देता है। अब फंस जाता है खाना जाके, और आने लगती हिचकी। क्या आने लगती है, हिचकी आने का कब ही मतलब नहीं है कि आपको कोई याद कर रहा होगा, आप किसी को याद कर रहे होंगे, वो भी खाना वाना खाते समय, है ना। अब फंस गया, अब कस के ज्यादा खाना फंस गया, खरखरा के बहरे आएगा, बिना खाना खाए हिचकी आएगी। तब आपका भोजन कुछ मांग रहा है, या ग्रास नली में सूखा पड़ गया है, ग्रास नली में क्या पड़ गया है, सूखा। तनी पनिया पीजिए तो भिगोइए, सूखा जाएगा, हिचकी क्या होगी। और किसी न किसी वजह से मेरे बच्चों, इपीग्लोटिक्स को डिस्टरबेंस के वजह से मेरे बच्चों कुछ हार्मोनिकल प्रोग्रेशन ऐसे होते हैं ना, जो ये डिस्टर्ब हो जाता है, तभी भी क्या आने लगती है, हिचकी आती है। कुछ लोगों को हिचकी जैसी कुछ बीमारियां भी हो जाती, बार बार हिचकी आएगी उसको, ये अलग अलग सा मैटर है। बस यहाँ पे सुड़सुड़ी उड़सुड़ी चढ़ने का जो काम है ना, सुड़सुड़ी मतलब खाना। अब सुनिए, खाना अगर गलती से चला गया ना इस वाले भाग में, खतरनाक वापस आएगा, नकिया मई बार वहां फेंक देगा कुछ लोग। ठंडा ढेर आ जाता है, क्यों आ जाता है, ठंडा में कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरह से भरा पड़ा है। ठंडा में क्या भरा पड़ा है, गैस है। जैसे ही पानी में, जैसे ही ठंडा को पिएंगे ना, भाप बन के उड़ने की कोशिश करेगा। मेंडुला ऑब्लंगाटा कंफ्यूज, पानी पियत हवा की हवा, पानी पी रहे हो की, समझ में ही बात है, और तुरंत बाहर निकालने की कोशिश करता है, हवा के चक्कर में लेता है लेकिन चला जाता है पानी, अब बाहर निकालने की कोशिश करता है, और तुरंत खरखरा के ठंडा नकिया से कहां चलाता है, समझ में ही बात है। तो यह काम किसका है, इपीग्लोटिक्स का, जो मेरे बच्चों एक तरह के दरवाजे का काम करता है, जो किस में उपस्थित होता है, लैरिंग्स में उपस्थित होता है। अगला भाग, इसमें और कुछ लिखना है क्या हमारे पास, क्या ये डिफिनेशन समझ में आई क्या, क्या इसकी बातें समझ में आ गई। अगला चीज हम चलेंगे बाबू, देखिएगा। अब हम लोग यहां से प्रवेश करेंगे ना फेफड़ा वाले भाग पर ट्रेकिया के, ट्रेकिया अभी नहीं पढ़ेंगे, पहले फेफड़ा पढ़ते हैं हम लोग ना। चलिए, मेरे बच्चों इधर सुनिए, फेफड़ा हमारे शरीर का ना मुख्य श्वसन अंग है ना, मेन रिस्पिरेटरी सिस्टम, मेन काम यही करता है। बाकी तो हमारे पास अब तक जितनी चीजें पढ़े हम ना, वो सारी चीजें एक रास्ते का कार्य करती है। किसका कार्य करती है, एक रास्ते का। क्या कल हो, क्या बोले हो, पंखा 2 को लगा नहीं है, 3 को लगा है। मिस्त्री बुलाते नहीं आते, हमारी बतिया कोई नहीं मानता, अब मिस्त्री हैं। अच्छा ठीक, ए आदित्य बेटा, पर्दा के सीधा कर दा, और बेना दे दो बच्चों को, हैंड फैन। ए तू लोग पढ़ने आता है कि हवा लेने रे बाबू, जैक्स जैसा है बेटा, जैक्स जैसा एक आदमी था, है ना। अकबर के दरबार में गया, कड़ाकेदार ठंडी थी। अकबर बोले ना कि जो भी व्यक्ति इस कड़ाकेदार ठंडी में उस तालाब के पानी में रात भर खड़ा रह जाएगा ना,
उसको हम बहुत सारा कुछ धन देंगे, है ना। जैक्स जैसा ये आदमी था, पानी में खड़ा हो गया रात भर। बिहाने उठ के राजा के दरबार में आया, कहा कि हम खड़ा थे, दीजिए। बोला भाई इतनी कड़ाके ठंड में हम बाहर निकलते ही हालत खराब हो जा रही, तुम कैसे पानी में खड़ा थे? तो बोला कि साहब रात भर आपके महल में देख रहे थे, तो ऊपरे मंजिले पर एक लालटेन जल रही थी, उसी को देख के खड़े थे। बोला 1 रुपया नहीं मिलेगा तुमको, 1 रुपया नहीं मिलेगा तुमको। सो ऐसी 1 रुपया नहीं मिलेगा। बोला काहे? बोला लालटेन के रोशनी जो निकली थी, उससे जो गर्मी मिल रही थी ना, उस गर्मी के सहारे तू खड़ा था, पानी में खड़ा था, वो अगले मंजिला पर लालटेन जल रही थी। अकबर बोल दिए जैक्स कर, आप लाइए बर्फ के सेकेंगे उसे। समझ में आई बात है। जब ये बात बीरबल को पता चली कि ये तो गड़बड़ा कर दिए महाराज, पूरा गड़बड़ा दिए। कोई काम था महल में, बीरबल को बोला बुला के लाओ। बीरबल आ ही नहीं रहे। क्या हो रहा है? खिचड़ी पका रहे हैं। बीरबल क्या कर रहे हैं? खिचड़ी पकने से रही नहीं, नीचे आगे बढ़ रही है, पूरा बड़का सा डंडा लगा, खिचड़ी ऊपर टांगे हुए। बट कैसे पकेगी? कहानी का नाम है बीरबल की खिचड़ी। यह राजा को सीख देने की बात थी कि जैसे ऊंचाई पर रखते हुए किसी बर्तन को नीचे की आंच नहीं लगेगी और वो जलेगा नहीं ना, उसी तरह से उतने दूर से कोई फ्लेम महसूस नहीं करेगा, है ना। तो नाम था कहानी का क्या जी? बीरबल की। और ये बीरबल की खिचड़ी नहीं है, ये पूरी तरह से भाजी पाला है। गधा कहीं का, शकल लौकी जैसी होती जा रही। तो ऐसे लौका था ना, बर्फ मंगाओ तो सेके खातिर। कब ले काम करेगा जी? इधर तो लोग ऐसे फरमाइश करता लगा हम पढ़ाई लिखाई छोड़ के बर्फ गिरवाएगा हमारा। ये नया प्रधानी के चुनाव जीतने का तरीका है, सबके घर 55 सिली बर्फ बांट के जीत जाएगा प्रधान। चलिए आइए चेक्स, हमारे पास अगला पार्ट है ना, हम ट्रेकिया को पढ़ेंगे, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलेस और एल्वियो चारों को पढ़ेंगे ना। लेकिन हमारे पास अगला पार्ट है पूरा इस फेफड़े का। देखिए फेफड़े को कहेंगे हमारे पास ये मुख्य श्वसन अंग है, इसको छोटा सा बना देते हैं, ठीक ना। मुख्य श्वसन अंग है, क्या है बाबू? मुख्य श्वसन। इसी का मेन कार्य है मेरे बच्चों, क्या लेना? ऑक्सीजन को लेना छोड़ना, इसी का मेन कार्य। अब इसके अंदर जो चीजें उपस्थित है उसके बारे में बात करेंगे, आइए समझते हैं। आइए आगे चले। ए बच्चों देखिए, फेफड़े का मुख्य कार्य क्या है? यह मुख्य श्वसन अंग है, इसके 2 पार्ट होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं बाबू? 2 भाग, ठीक ना। एक तो छोटा होता है और दूसरा क्या होता है? बड़ा। एक और याद रखिएगा, इन दोनों भाग में ना, भाग में जो बटा होता है उसको मेरे बच्चों ना अलग अलग तरह से जाना जाता है। एक भाग में लोब की संख्या कितनी होती है? 3। और एक भाग में लोब की संख्या कितनी होती है? 2। लोब मतलब एक ऐसा स्थान जिसमें क्या मौजूद होता है? एल्वियोली मौजूद होते हैं। इंग्लिश में ही लोब कह रहे हैं। एक जो बड़ा भाग है ना बाबू, उसमें लोब की संख्या कितनी? 3। और जो छोटा भाग है उसमें लोब की संख्या कितनी? हमारा फेफड़ा जो है अलग तरह के टिश्यू का बना होता है, समझ में आई बातें?
अलग तरह के, या नॉर्मली इस टिश्यू का नहीं बना होता जिस टिश्यू ऊतक का हमारे पास मांसपेशी बनी है। फेफड़ा, हृदय, ये अलग टिश्यू के बने होते हैं, ऊतक के। समझ में आई बातें? तो हमारे पास मेरे बच्चों, वो दोनों फेफड़ों में लोबों की संख्या कुल मिलाकर कितनी हो गई? 5। जो बड़ा फेफड़ा है उसमें लोब की संख्या कितनी? 3। और जो छोटा है उसमें लोब की संख्या कितनी? 2। तो एक फेफड़ा छोटा और दूसरा क्या होता है? बड़ा। 3 3 छक्को। ये नन के ना कथी ऐसा ना लड़के रहे, पूछ दिया जाए ना कि बंदूक से पेड़ पे चिड़िया मारेंगे 15 को रहेगी, एक चिड़िया को गोली मार देंगे, को बचेगी? को बचेगी जिया करती। हाँ, ये ना गिन रहे थे, कर एक 15 को लिख दिया उसी में। अब ये बचल, ठीक ना? इसमें लोब की संख्या कितनी है बाबू? 3। इसमें लोब की संख्या कितनी है? 2। फेफड़े के कितने पार्ट होते हैं? 2। एक लेफ्ट और दूसरा राइट। बात समझ में आई क्या? अब समझिए एक और बात बेटा लोग, फेफड़े के द्वारा ऑक्सीजन लेना तथा ऑक्सीजन में रक्त को क्या कर देना? रक्त में ऑक्सीजन को मिला देना, रक्त का शुद्धिकरण कहलाता है। रक्त का क्या कहलाता है? शुद्धिकरण। इसका मतलब मेरे बच्चों, ब्लड हमारा फेफड़े में जाकर क्या होता है? शुद्ध होता है। मिक्स तो होता ही है, तो फिक्स है, क्योंकि अभी हमने कहा ना कि रक्त का फेफड़े में जाकर ऑक्सीजन से मिल जाना, ये रक्त का क्या कहलाता है? शुद्धिकरण। और फेफड़ा हमारे पास क्या है? रक्त के शुद्धिकरण करने का स्थान है ना? फेफड़े का कार्य क्या समझ में आ गया? कि अब ब्लड को क्या करता है? फिल्टर करता है। आपको घर जाना है बेटा, तो आप आगे आ जाइए, थोड़ा सा और आगे आ जाइए, एकदम आगे आ जाइए, मैं दोबारा नहीं कहूंगा ना, अच्छी बात नहीं है। रिया ही ठीक है ना, अभी शांत से बैठी है, कम से कम रोज बोलते थे, अब आज नहीं बोलना पड़ रहा है। आज आपको बोल, काहे नहीं कंपेयर करेंगे? आपका कंपेयर किसी से भी किया जा सकता है, क्योंकि आज आप ज्यादा बोल रहे हैं, है ना? अभी तो हम आपका कंपेयर किसी से कर सकते हैं, कोयल से भी कर सकते हैं, कोयल से ना कर सकते हैं? डेढ़ तो के कोयल का बोली निकला दिया है। पहले बैठा कैसे रे गधा तुम? तो पढ़ने आया रे, घूंघट काट के दुल्हन होता जा रहा है दिन पर दिन। हक। तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ऑक्सीजन को रक्त में मिलाने की प्रक्रिया रक्त का शुद्धिकरण कहलाती है। ठीक है, O2 को रक्त में मिलाने की प्रक्रिया क्या कर लेती है? रक्त का शुद्धिकरण। जैक्स खड़े हो, तो खड़े जाइए, खड़े हो, खड़े हो। अल्फा कार्बोहाइड्रेट और बीटा कार्बोहाइड्रेट में अंतर बताओ तो। क्या बात बकवास कर रहे हो तुम बैठ के? क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? बोलो। कार्बोहाइड्रेट, हमारे शरीर की उत्पत्ति में कार्बोहाइड्रेट का कितना परसेंट उत्तरदायी होता है? कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंट उत्तरदायी होता है? बहुत मार मारेंगे, जो ना जवाब आता है तो ना दे देते हो। 30% उत्तरदायी होता है, खाली 1% होता है, खाली 1% उत्तरदायी होता है हमारे शरीर के निर्माण में। सबसे ज्यादा कौन उत्तरदायी होता है जी? प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य रूप बताओ, मतलब ग्लूकोज। कितने भाग में बांटे होते हैं ग्लूकोज को? बस,
मल्टोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, ये सब कहाँ गया? शर्करा अभी किसका हिस्सा है? कार्बोहाइड्रेट का हिस्सा है, किसी और चीज का? सेक्रीन किसका हिस्सा है? सेक्रीन किससे पाया जाता है? अरे बहुत मार मारेंगे तो सीख ला। तो के समझाओ समझाओ तो हार ही गई नहीं हम। बैठी यही खातिर हम परेशान रहे ना, काहे हमके डांटत ना भाई, इज्जतिया काहे ना लेता हम। आइए देखिए बाबू ना, हम मानते हैं ना कि आप लोग ये सब पढ़े हैं, लेकिन कुछ और चीजें बायोलॉजी में ऐसी आएंगी ना जो नहीं पल्ले पड़ रहा है, ना पढ़ा होगा कभी, उसको भी देखेंगे खुश होंगे, उसी तरह से सीख लेंगे। पर पहले सीरियल वाइज चलने तो दीजिए, है ना, स्टेप बाय स्टेप हम उसको पूरा कर लेंगे। पोषण भी पढ़ेंगे, पोषण में हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब देख लेंगे, है कि नहीं? जितने सारे पार्ट है कार्बोहाइड्रेट के, 3 भाग होते हैं, तीनों कार्बोहाइड्रेट को देख लेंगे। आइए, हमारे पास O2 को रक्त में मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रक्त का शुद्धिकरण। इसका मतलब अगर आपसे मैं यहाँ से एक सवाल बना के पूछ दूं कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, सीधी सी बात है, फेफड़े में। क्योंकि अगर प्रक्रिया वहां हो रही तो रक्त का शुद्धिकरण भी कहाँ हो रहा है? लंग्स में। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। इसको आप नोट कर सकते हैं, आगे चलेंगे हम लोग इसके बाद ना। पूरी बात यहाँ तक समझ में आई? इधर देखिए, फायरिंग्स का क्या काम था? भोजन और ऑक्सीजन दोनों के लिए एक रास्ते का काम करता है, जो दोनों के लिए उत्तरदायी होता है। दूसरी बात हमने कहा कि लायरिंग्स क्या है बाबू? लायरिंग्स के टोटल 9 भाग होते हैं। यह एक तरह के वॉइस बॉक्स का काम करता है, आवाज को निकालने का काम करता है, और आवाज को स्वर के रूप में, व्यंजन के रूप में या भाषा के रूप में तोड़ देना हमारी जबान, हमारे होठ, हमारे दांत इस तरह के कार्य करते हैं। बात समझ में आई क्या? वरना अगर जीभ नहीं होती तो जीभ नहीं टकराती तो आवाज बदलती नहीं, करते रहते, है कि नहीं? इसी लायरिंग से हमने कहा कि एक चीज पाई जाती है जिसका क्या नाम है बाबू? इपीग्लोटिक्स। यह इपीग्लोटिक्स एक तरह का क्या है? दरवाजा है। यह दरवाजा या तो ऑक्सीजन के रास्ते खुलेगा या तो भोजन के रास्ते, और इसको कंट्रोल करने के लिए ब्रेन का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? मेंडुला ऑब्लंगाटा। बात समझ में आई क्या? कभी कभी मेरे बच्चों यह कंफ्यूज हो जाता है, मेंडुला ऑब्लंगाटा इसे एक रास्ते में नहीं खोल पाता है ना, जिससे मेरे बच्चों हिचकी आना, भोजन का वापस आ जाना, सुड़सुड़ी चढ़ जाना, ये सब सारी चीजें है। सुड़सुड़ी मतलब समझ जाइए, भोजन का रिटर्न होना। फेफड़े में जब मेरे बच्चों ऑक्सीजन के अलावा कुछ भी जाता है ना, तो इसको दुगनी रफ्तार से बाहर फेंक देता है। समझ में आई बात है? दूसरा में कहा फेफड़ा। फेफड़ा हमारे शरीर का मुख्य श्वसन अंग है। फेफड़े में रक्त को मिला देना ही क्या? फेफड़े द्वारा रक्त को ऑक्सीजन में, किसमें मिला देना? ऑक्सीजन को रक्त में मिला देना क्या कहलाता है? रक्त का शुद्धिकरण। इससे हमें यह पता चलता है कि फेफड़े में ही रक्त का शुद्धिकरण होता है। बात समझ में आई क्या? आगे चलते हैं इसके, नोट करिए इसको। बुचिया का पहला सवाल है था कि वोमिटिंग क्यों होती है। देखिए, वोमिटिंग होना हमारे शरीर की एक अनैच्छिक क्रिया है। दूसरी चीज है, अगर हमें किसी भी व्यक्ति को ट्रेवल या फिर यात्रा करते समय उल्टी हो रही है ना, तो इसका मतलब हमारा ब्रेन और हमारा आंख एक चीज को एक ही तरह से न देख पा रहा है न सुन पा रहा है। जब भी मेरे बच्चों आपका ब्रेन कान की सुनी आवाज को और आंख के देखे हुए नजारे को कंफ्यूज होके देखेगा ना, तो एक दूसरे प्रक्रिया में एंजाइम रिलीज करेगा, तब आपको चक्कर आने वाली घटना होगी। आप ही सोचिए ना, गाड़ी की आवाज दूसरी है, और आप जब भी खिड़की से बाहर देखेंगे तो आपको सब कुछ ऐसे घूमता हुआ दिखाई देगा। समझ में आई बात है? दोनों चीज बैलेंस हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन कंफ्यूज होता है, और हमें हमारे शरीर में दूसरे अलग तरह के एंजाइम रिलीज करता है, अलग तरह के हार्मोन रिलीज करता है, जिससे वोमिटिंग होती है। और वोमिटिंग किसके वजह से होती है? बैलेंस न होने की वजह से, दिमाग की स्थिति बैलेंस न होने की वजह से। और सबसे खतरनाक चीज लगती है ना, जब इसमें नाक शामिल हो जाता है। स्मेल गाड़ी से निकलने वाली अलग, गाड़ी की आवाज भी अलग, और दिखने वाला दृश्य भी अलग, तीनों चीजें अनबैलेंस्ड हो गई। और आपको भी पता है, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, हमारे शरीर में 5 सेंसरी ऑर्गन है ना, जिसमें से 3 को आपके कंफ्यूज है, बचे क्या चीज? त्वचा। क्या बचा? नाक भी कंफ्यूज, कान भी कंफ्यूज, आंख भी कंफ्यूज, जीभ, और क्या बचा? त्वचा। मेरे बच्चों, अगर 3 सेंसरी ऑर्गन एक ही माध्यम से कार्य करें और तीनों एक दूसरे पर डिपेंडेबल
नहीं है। देखिए भोजन करने जाइए ना, नाक सूंघेगा उससे अच्छा फील होगा, खाना देखेगा उससे, आंख देखेगी बैलेंस्ड है, मुंह में खाना है पूरी तरह से बैलेंस्ड है। लेकिन जब आप गाड़ी उड़ी में सफर करते हैं ना, तो यही तीनों ज्ञान इंद्रियां बैलेंस नहीं हो पाती हैं, सेंसरी ऑर्गन, जिसकी वजह से हमें क्या महसूस होने लगता है, वोमिटिंग। और जिसकी बैलेंस्ड होती है, कुछ लोगों को ऐसा लगता नहीं है, तो उनकी अलग चीजें, हमें तो बिल्कुल लगता है, हम फोर व्हीलर में सफर ही नहीं करना चाहते। अब कहेंगे दुल्हा दुल्हा बन के गेला मूर्तिया में फोर व्हीलर ना रहेगा, वो में वोमिटिंग हुई थी हमको, है ना। तो अलग अलग सारी चीजें, बस इन बैलेंस के कारण ना मेरे बच्चों में वोमिटिंग होती है सफर करते समय। बात समझ में आई क्या? हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? ट्रेकिया। ट्रेकिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। बात समझिए बाबू, सुनिए। ए बेटा, ए बेटा, याद देखिए ध्यान से। यह जो ट्रेकिया है ना, श्वास नली की जो लंबाई है ट्रेकिया तक ही मापी जाती है, जो 11 से 12 सेंटीमीटर क्या होती है? 11 से कितने सेंटीमीटर? मैं 12 सेंटीमीटर लिखाया होगा पहले, लेकिन 11 से कितने सेंटीमीटर? जो हाइलिन नामक टिश्यूज हमने बताया था ना, यह इसी ट्रेकिया के पास उपस्थित होता। बात समझ में आई क्या? जो हाइलिन नामक मैंने ऊतक बताया था, ये वाला ना, यह जो देखिए, यह इसी ट्रेकिया के पास क्या होता है? उपस्थित होता है। ट्रेकिया का काम क्या है मेरे बच्चों? श्वास नली के द्वारा सांस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला मार्ग। बात समझ में आई क्या? एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला मार्ग ये क्या कहलाता है? ट्रेकिया। एक बात समझिए, हमारे पास तो ट्रेकिया मेरे बच्चों बस श्वास नली का ही कार्य करता है। कभी कभी ना किसी भी पुरुष में या महिला में इस हमारे गर्दन के भाग में एक तरह का कैंसर होता है, जो हो जाता है, जिससे मेरे बच्चों यह गर्दन का भाग जो मेरे बच्चों ना ग्रास नली पूरी तरह से पैक हो जाता है। पूरी तरह से क्या हो जाता है? पैक। मेरे बच्चों ऐसे व्यक्ति को यही ट्रेकिया से छेद करके ऑक्सीजन दिया जाता है। हमने इससे पहले भी आपको बता दिया कि आर्थ्रोपोडा जगत के जितने भी जीव हैं ना, वो मुंह से सांस नहीं बल्कि किससे सांस लेते हैं? हर आर्थ्रोपोडा, हर आर्थ्रोपोडा मेरे बच्चों किससे सांस लेता है? ट्रेकिया से। किससे सांस लेता है? और हमने कहा था कि यहाँ पे लायरिंग्स है ना, आर्थ्रोपोडा वाले जीवों की या छोटे छोटे जीवों की लायरिंग्स ना बहुत ही पतली होती है। देखेंगे रात को नेउआ रेउआ उआ बोलेगा ना, खतरनाक कस की आवाज आती है। उतना कस के आदमी ना चिल्ला पाएगा जितना कस के रेउआ चिल्ला देता है। दोपहर पर में जाएंगे बाबू ना, दोपहर पर में जाएंगे ना, तो पेड़ में एक तरह का जीव होता है ना, क्रिकेट जो भी है, वो जानते हैं, सुनिए, वो एक तरह के स्कल्प में पैक होता है। स्कल्प मतलब क्या होता है? छोटा सा एक कठोर सा भाग होगा, उसमें क्या होगा, अपने आप को घुसा लेगा, और उस छोटे से भाग में जब बोलेगा ना, तो उसमें आवाज फ्रीक्वेंसी के द्वारा निकलेगी और तेज निकलेगी। किसी सरकरे रास्ते से जब आवाज निकलती है और मोटे रास्ते में फैलती है ना, तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। जैसे आपने भोपू देखा है, डीजे की आवाज ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी, लेकिन वो जो ऐसे भोपू बना होता है उसकी आवाज बहुत दूर तक जाती है। समझ में आई बात है? क्यों? क्योंकि पतले सरकरे रास्ते से जब आवाज निकलती है तो फैलती है, फैलने के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? चेंज। तो इसका कार्य क्या है बाबू? यह सिर्फ एक तरह का क्या देना है? रास्ता। जानवर, छोटे जानवर जो आर्थ्रोपोडा जगत के जीव होते हैं, वो किससे सांस लेते हैं? ट्रेकिया से। यहीं से छेद होता है। बेटा, अगर आर्थ्रोपोडा जगत के जानवरों का गर्दन भी तोड़ देंगे ना, तो वह तुरंत मरेगा नहीं। आपने देखा होगा जोला वोला पकड़ते समय डंडा से जोला को मारते गिर जाता था, मुड़िया टूट जाती थी, तब वो छटकता था। जोला वोला पकड़े हैं ना आप लोग? हम लोग ना डंड खरारा ले लेते थे, ऊपरा उड़ते थे तो खरावा से मारते थे, एक आठ गिरी जाते थे, फिर उसको पोछिया में धागा बांध के उड़ाते थे। समझ में आई बात है? पोछ में धागा बांध के क्या करते थे? उड़ाते थे। कभी कभी मेरे बच्चों ना समस्याएं चेंज हो जाती, दुद्दू को जो लाख को एक का पोछिया में बांध देते थे, एक का धागा में, एगो इधर उड़ता था और एगो इधर। कभी कभी दोनों एक का तरफ उड़ते थे तो लेके भाग जाते थे। चर चर को बांध देते थे, चारों तो एक तरफ ना उड़ेगा, क्योंकि कबूतर वाली कहानी हम सुने थे।
केक, है ना। कबूतर वाली हम कहानी सोचते थे कि सारा कबूतर मिलके लेके उड़ जाएंगे जाल को, जोलावा कोई कहानी थोड़ी पता थी। चरचर को जोला को एक कम बांधे थे, चारों चार तरफ उड़ता था, भाग ही नहीं पाता था। जब मारते थे खरारा से ना तो मुड़िया टूट जाता था, मुड़िया क्या हो जाता था, टूट जाता था। फिर भी जोला क्या रहता था, जिंदा, क्योंकि उसको मुंह से सांस लेने की प्रक्रिया ही नहीं, वो किससे सांस लेगा। और गर्दन के नीचे ट्रेकिया है, गर्दन के ट्रेकिया तो टूटेगा नहीं, श्वसन क्रिया बंद होगी नहीं, लेकिन भोजन क्रिया और अन्य सारी क्रियाएं बंद हो जाएंगी। ब्रेन भी मेरे बच्चों जो संरचना को उत्तरदायी हो रहा था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या बहुत सारी चीजों को, चूंकि आर्थ्रोपोडा जगत के जीवों में ब्लड सर्कुलेशन होता है बेटा, आर्थ्रोपोडा जैसे जीवों में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। हार्ट पंप द्वारा ब्लड को एक रास्ते से दूसरे रास्ते में भेजता नहीं है, इसलिए ब्रेन हार्ट ब्लड को पंप करने के लिए उत्तरदायी होता नहीं है। बात समझ में आई क्या। फिर भी मेरे बच्चों ऐसे जीव तुरंत मरेंगे नहीं जो ट्रेकिया से क्या लेते हैं, सांस, लेकिन गर्दन से सांस, मुंह से सांस लेने वाला, नसा छिद्र से सांस लेने वाला जीव क्या हो जाएंगे, गर्दन टूटने या कटने पर क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। समझ में आई बात है। तो मेरे बच्चों हाइलिन नामक जो कार्टिलेज टिश्यूज था वह किस में उपस्थित था, ट्रेकिया में। तो इसके लिए हम सीधे सीधे बस सिंबल बना देते हैं। अब हमारे पास मेरे बच्चों क्या आ गया, अब हमारे पास मेरे बच्चों, अब सुनिए, यह दो पार्ट है, एक तो हमारे पास ब्रोंकाई है और एक क्या है, ब्रोंकियोलेस। ब्रोंकाई और दूसरा मेरे बच्चों ब्रोंकियोलेस। एक बात समझिएगा, ब्रोंकाई और यह दोनों चीज मेरे बच्चों बस एक रास्ता है ऑक्सीजन को कहां तक पहुंचाने के लिए, एल्वियोली तक पहुंचाने के एकमात्र पैर मतलब रास्ते का काम करेंगे ऑक्सीजन को कहां पहुंचाने के लिए, एल्वियोली तक। इसका मतलब ट्रेकिया के पास बाद मेन हमारा पार्ट क्या आ जाएगा, आइए हम एल्वियोली के बारे में पढ़ते हैं। एल्वियोली, एक बात समझिएगा, हमने इसलिए ब्रोंकाई और ब्रोंकिलियस को नहीं पढ़ा क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ मात्र एक रास्ता है, इसमें ऑक्सीजन के साथ कोई घटना होती, तो जब उसमें कोई घटना नहीं होती तो हमको उसको ज्यादा डिटेल में पढ़ने का जरूरत नहीं है, बस हम रास्ते का नाम पढ़ लें कि यहाँ पे ये चीजें उपस्थित। हमारे पास मेन चीज हमारे पास क्या आती है बाबू, एल्वियोली। आइए हम एल्वियोली को पढ़ते हैं। एल्वियोली है क्या, एल्वियोली को हम मेरे बच्चों हिंदी में वायु कोष्टक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वायु मतलब हवा, कोष्टक मतलब एक स्थान, हवा को रोक के रखने का क्या कहलाता है, एक स्थान क्या कहलाता है, एल्वियोली। दूसरी चीज है मेरे बच्चों, ऑक्सीजन जब हम लेते हैं ना तो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन में मिलाने का काम कौन करता है, ऑक्सीजन को किसमें मिला देता है, हीमोग्लोबिन में। और जब ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड आती है ना तो यही लेकर अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेता है, रख लेता है, और बाद में क्या निकाल देता है, बाहर। क्या निकाल देता है, ऑक्सीजन में, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के मिलने की प्रक्रिया कराती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। समझ में आई बातें। जब ऑक्सीजन में, बात ध्यान से सुनिए, जब Hb में O2 मिलेगा तो उसे कहेंगे, क्या कहेंगे बाबू बताइए तो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब Hb, और इसमें हमने क्या मिला दिया, O2। लेकिन ये तो गया अंदर ना, और O2 बाद में ग्लूकोज में टूट जाता है, बाद में किसमें टूट जाता है, ग्लूकोज में टूट जाता है। और इसी O2 को, क्योंकि एक बार में हमें 6 O2 चाहिए, इसी O2 को जब ग्लूकोज में तोड़ा जाता है ना बाबू, तो इसी टूटने के बाद हमारे शरीर में उष्मा बनती है। उष्मा मतलब गर्मी, उष्मा मतलब, इसलिए जब तक व्यक्ति की श्वसन क्रिया होगी और ब्लड सर्कुलेशन काम करेगा ना मेरे बच्चों, तब तक उसकी शरीर मनुष्य की क्या रहेगी, गर्म। और इंसान के मरने के बाद शरीर गर्म रहेगी,
बाबा काल मरल न के चेक कैले रहो गोड़ पर समय छुआल तो होगा कभी गोड़ ठंडा रख गरम ठंडा क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन शरीर में नहीं जा रही है, वो ऑक्सीजन ग्लूकोज में नहीं टूट रहा है, कुछ भी नहीं है तो उष्मा बनेगी क्या? उष्मा बनेगी नहीं, शरीर गर्म होगा नहीं, जब टाइम टाइम मछली तो शरीर ठंडा। बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत है यहां तक? वही जब मेरे बच्चों ऑक्सीजन बाहर आता है तो हीमोग्लोबिन में क्या मिल जाता है? सीओ। किसको स्टोर करने के लिए? बहुत सारे केमिकल है। अभी तो हमारे पास मेरे बच्चों ना नॉर्मली बॉडी को स्टोर करने के लिए सिर्फ ठंडे घर में फ्रीज करके रख दिया जाता है। नॉर्मली यहाँ पे क्या करके रख दिया जाता है? फ्रीज। लेकिन जब ट्रेवल के लिए भेजा जाता है ना तो बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं, जब शरीर पे लिपाई पोताई कर दी जाती है ना तो उसके साथ ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं हो पाती, ऑक्सीजन के साथ नहीं मिल पाता है कोई भी चीज। क्योंकि हमारे शरीर को मेरे बच्चों पूरी तरह से खत्म होने के लिए, नष्ट होने के लिए क्या उत्तरदायी है? ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन अभिक्रिया नहीं करेगा तो शरीर गलेगी नहीं। क्या अंतरिक्ष में किसी व्यक्ति को फेंक दिया जाए तो वो गलेगा नहीं, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन है या नहीं है। इसीलिए धरती पर कोई चीज सड़ने और गलने में 1 या 2 हफ्ते का समय लेता है, क्योंकि जितनी बड़ी बॉडी है उतना ज्यादा वो समय लेगा। लोहे में जंग लगना ये सबसे बड़ा कारण कौन है? ऑक्सीजन और नमी। ऑक्सीजन और, क्योंकि लोहा आयरन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाएगा। बात समझ में आई क्या? आगे समझिए। जब निकला बाहर हीमोग्लोबिन तो किसको लेकर आया? कार्बन डाई ऑक्साइड को। तो नाम क्या बन गया? क्या बन गया नाम बताइए? कार्बोक्सी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या नाम पड़ गया? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। यह सारी प्रक्रिया किसमें हो रही है? एल्वियोली में। किसमें हो रही है? एल्वियोली, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं मेरे बच्चों वायु कोष्ठक। हिंदी में क्या कहते हैं? वायु कोष्ठक। आइए और समझते हैं। इस अगर एल्वियोली में छिद्र हो गया, क्या हो गया? छिद्र। छिद्र होने की घटना को टीबी कहते हैं। ट्यूबर क्लोसिस। क्या कहते हैं? ट्यूबर क्लोसिस। बात समझ में आई क्या? अगर मेरे बच्चों इसी एल्वियोली में बलगम, बलगम मतलब वह लसलसा पदार्थ जो नाक में स्थित होता है, अगर वह एल्वियोली में जाके भर गया ना, या फिर कहेंगे जो एल्वियोली क्या हो जाता है? जाम। जाम मतलब पूरी तरह से किससे भर जाता है? बलगम से। बलगम से। तो मेरे नेटा से हाँ नेटा से भर जाता है। एल्वियोली किससे भर गया? बलगम से। इस प्रक्रिया में मेरे बच्चों एल्वियोली जाम हो जाता है और शोषण क्रिया में मेरे बच्चों बाधा पड़ने लगती है, जिससे हम लोग कहते हैं न्यूमोनिया। क्या कहते हैं? न्यूमोनिया। न्यूमोनिया छोटे बच्चों में जानलेवा बीमारी है बाबू। हर साल न्यूमोनिया से मरने वाले बच्चों की संख्या 4 लाख से ज्यादा है भारत में। लगभग लगभग मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है। न्यूमोनिया जानलेवा बीमारी है छोटे बच्चों में। देखेंगे जो बच्चा ना छोट रहेगा ना तो बहुत घर घर की सांस लेगा एकदम। जब सांस ले की आवाज आएगी, ऐसा लगेगा अंदर में कुछ फंसा पड़ा है। डॉक्टर वह पीछवा से आला लगा के चेक कर लेता है, क्योंकि अगवा से चेक करेगा तो अभी बच्चा छोटा है तो इसका मतलब पीछे पीछे ज्यादातर हार्ट पीछे की साइड होगा। तो आगे से सांस लगा के बल्कि नहीं चेक करता है, आला लगा के कहाँ से चेक करता है? पीठिया पर। और घर घर की आवाज आएगी, जान जाएगा कि उसके किसमें एल्वियोली में क्या भर गया है? बल्कि धीरे धीरे दवाई देगा, भाप देगा ताकि वो क्या निकले बाहर। कभी कभी बाबू ना टीबी वाले मरीजों के लिए बलगम इतना ज्यादा छेक लेता है ना, किसके? दमा वालों के लिए इतना बलगम ज्यादा छेक लेता है बाबू ना कि जब व्यक्ति सांस लेते समय सांस नहीं ले पाता है तो थूकने की कोशिश करता है। और उस तरह से मेरे बच्चों अंदर की जो ट्रेकिया और किया के रास्ते मेरे बच्चों पूरी तरह से बलगम जाम होते, वो खुरचा के बाहर निकलते हैं। और जब खुरचा के बाहर निकलेंगे तो ब्लीडिंग भी होगी। ऐसे लोगों में थूकते समय क्या निकलती है? ब्लीडिंग, खून निकलता है। समझ में आई बात है? और कभी कभी खांसी लेते समय नॉर्मली भी मेरे बच्चों यहाँ पे बलगम ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, जिससे आप थूकेंगे ना तो मेरे बच्चों पूरी तरह से बाहर आएगा, जिससे ब्लीडिंग होगी। इस बात को सोच के डरना नहीं कि आप टीबी के मरीज हो गए।
वैसे भी फटने की वजह से गर्दन ब्लीडिंग हो सकती है नॉर्मली। ठीक है, तो इसकी बात समझ में आई क्या? अगर छिद्र हो गया किसमें, एल्वियोली, नाम क्या हो गया, टीबी। और एल्वियोली मतलब वायु कोष्ठक को बलगम ने जाम कर दिया तो नाम क्या बदल गया, निमोनिया। चूंकि मेरे बच्चों याद रखिएगा, हमारे पास उपस्थित था हीमोग्लोबिन। क्या उपस्थित था, हीमोग्लोबिन। बहुत ही खतरनाक। इसका काम है ऑक्सीजन को लेकर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वापस आना। भले ऑक्सीजन के लिए उत्तरदायी है लेकिन इसको मानता ज्यादा नहीं है। जैसे बिया होने के बाद आदमी मेहरारू को नहीं मानता है ना, 2-4 साल बाद भाई फरमाइश के आगे कौन मानेगा। तनी को साड़ी दिया था, तनी आई दिया था, मेकअप का इतना बड़ा चिट्ठा है कि नहीं। अरे ठीक है बाबू, तो एकर का मतलब कपारे पे चढ़ के चूरे नियर नाचा। अरे भाई स्थिति भी तो सोचिए, स्थिति ना सोचे क्या। जैसे ही कोनो त्योहार आएगा मुंह फुला के बैठ जाएंगे, ऐसा लगेगा कि ना ई मन है तब त्योहार शुभ हुई। ऐसे लोगों को नैयर पहुंचा दो। अपने पैरों पर खड़ा होकर आसमान को छू लीजिए, लेकिन हाइट छोटी है तो क्या करेंगे। आइए आगे चले। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है समझिए। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन को पकड़ना और ब्लड में ले जाके घोल देना। और बाद में जब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा बच्चों ना, तो उसको उठा के कहां लेकर चलाना, वापस। लेकिन हीमोग्लोबिन बहुत खचरा है, बहुत ज्यादा खराब है। ई सबसे ज्यादा लगाव रखता है ना कार्बन मोनो ऑक्साइड से। सबसे ज्यादा लगाव किससे रखता है, कार्बन मोनो। धुआं में कौन सी गैस उपस्थित है, कार्बन मोनो। गांजा में कौन सी गैस उपस्थित है, कार्बन मोनो। सिगरेट में कार्बन मोनो। कहीं भी कोई गांजा अगल बगल पीता रहेगा ना, महक जाएगा। कौन गांजा पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, नहीं महक जाएगा जी। क्योंकि जैसे ही पास से गुजरेगा ना हीमोग्लोबिन क्या, अरे चचा जाते हैं, जाते धरो। यही रीजन है कि जब बाबू आप धुआं में ज्यादा होते हो ना, तो सांस लेने में क्या होने लगती है, परेशानी। क्योंकि ऑक्सीजन को मारेगा हीमोग्लोबिन, लात चल निकल। और किसको पकड़ लेगा, कार्बन मोनो। और उसमें ऑक्सीजन है या नहीं है, ब्लड में जाएगा घोल के लेके चल आएगा। जब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होगी बाबू तो हो जाएगा दिक्कत। क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ब्लड मेरे बच्चों ऊर्जा एटीपी का निर्माण करता है। बात समझ में आई क्या? जिसकी वजह से हमें धुआं हुआ ज्यादा लगने का चांसेस बढ़ जाता है। किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन के खजरेपन की वजह से, पगलाने की वजह से हीमोग्लोबिन को पकड़ेगा। इसीलिए ना गांजा वाजा पीते समय इंस्टेंट तुरंत नशा होता है व्यक्ति को। क्योंकि मेरे बच्चों ऑक्सीजन तुरंत गांजा को हीमोग्लोबिन में अपने पास तुरंत लेके जाता है, तुरंत ब्लड में मिला जाता है। अब ब्लड तुरंत उठा के किसके पास लेकर चल जाएगा, ब्रेन के पास। और उसमें होता है मेरे बच्चों नशीला तत्व, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, निको। समझ में आई बातें। और तुरंत ब्रेन क्या हो जाता है, पगला जाता है, झूमने लगेगा, बाबा जी की बूटी। भाई मिलता ही है गांजा महंगा, गांजा का पेड़ महंगा ही मिलता, गांजा भाई महंगा नहीं मिलता है तो ना सूती देगा 40-50 रुपए का। हम लोग पूजा वूजा करने के लिए कभी कभी लाते हैं सत्यनारायण भगवान का। हाँ है तो ना सूती देता है, वो पुड़िया में लपेटेगा, उसमें कागज ढेर रहेगा, गजवा बल्कि कम रहेगा, तो महंगा ही है। ये सब सारी चीजें किसके लिए, किसके लिए, एल्वियोली के लिए। अभी एल्वियोली की और सारी बातें। अभी तो हमने टीबी का आपको फुल फॉर्म ही नहीं बताया ना। ये तो टीबी का ट्यूबरकुलोसिस है, एक और ही टीबी आता है, टीबी, जिसका नाम है टिंडल वैल्यूम। वैल्यूम यह काउंटिंग के आधार पर कोई व्यक्ति कितना सांस लेता है, 1 मिनट में कितना छोड़ता है, उसको काउंटिंग को क्या बोलते हैं, टीबी। समझ में बात। अभी उसके बारे में नहीं बताएगी, अभी एक क्लास और लिया जाएगा किसका, श्वसन तंत्र का। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं और श्वसन तंत्र के बारे में और पढ़ते हैं। क्या है, हाँ ए बेटा, हड्डी को हाइट बोलते हैं।